हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिगेंट क्लासेस। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2022 स्लॉट 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 days इफ ही वर्क्स अलोन। एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब एंड थ्राइस एज फास्ट एज कोल इन द सेम जॉब। यानी कि अगर मैं अज्यूम कर लूँ बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 days और यहाँ पे मेरे पास कंडीशन गिवन है ए और सी की, यानी बी can do a job in 40 days, A is twice as fast। अगर A is twice as fast होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसे आधे टाइम में काम कर लेगा ये। तो A will finish the work in 20 days and thrice as fast as C, यानी B can finish a job in 40 days, A is twice as fast। सो ए जो है ट्वाइस फास्ट है बी से, तो आधे टाइम में कर लेगा। एंड थ्राइस एज फास्ट एज सी, तो ए थ्राइस एज फास्ट है, सो 3 गुना टाइम सी को ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब सी विल कंप्लीट द सेम जॉब इन 60 days। सपोज ए एंड बी वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे, बी एंड सी वर्क टुगेदर ऑन द सेकंड डे, सी एंड ए वर्क टुगेदर ऑन द थर्ड डे, एंड दे कंटिन्यू द वर्क बाय रिपीटिंग दिस 3-day रोस्टर विद ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। सो व्हाट डज इट मीन इज, काम किस तरह से हो रहा है कि काम करना शुरू करते हैं वो एक साइकिल में। पहले दिन पे काम करता है ए प्लस बी, ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट डे। सेकंड डे पे काम करेंगे बी प्लस सी, फिर थर्ड डे पे काम करेगा सी प्लस ए, फिर फोर्थ डे पे काम करेगा ए प्लस बी, यानी 1 day, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे पे काम करेगा अगेन बी प्लस सी, अगेन 6th डे पे काम करेगा सी प्लस ए एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा है जब ये काम फिनिश होगा देन द टोटल नंबर ऑफ डेज ए वुड हैव वर्कड। तो ए कितना काम कर चुका होगा ये हमको निकालना है, कितने दिन काम कर चुका होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका होता है इसका कि यहाँ पे टोटल वर्क को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कितने यूनिट्स का काम है मेरे पास, तो वो इनका जनरली एलसीएम मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास जो काम है टोटल वो 120 यूनिट्स का है। अगर टोटल काम 120 यूनिट्स का है सो ए एक दिन में कितना करेगा 6 यूनिट्स। ठीक है ना। बी एक दिन में कितना करेगा भाई 40 डेज में 120 यूनिट्स, एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट्स। यहाँ पे सी एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट्स, क्योंकि 60 डेज में 120 यूनिट्स कंप्लीट करता है, सो एक दिन में 2 यूनिट्स करेगा। अब देखो होगा क्या, पहले दिन कितनी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी ए प्लस बी कितनी कर लेगा 6 + 3 9 यूनिट्स, बी प्लस सी कितनी कर लेगा 3 + 2 5 यूनिट्स, सी प्लस ए कितनी करेगा थर्ड डे पे, सी प्लस ए करेगा मेरे पास 6 + 2 8 यूनिट्स। अब ये 3 days का जो साइकिल बन रहा है उस साइकिल में कितनी यूनिट्स कंप्लीट हो रही हैं 9 + 5 14, 14 + 8 22। इसका मतलब 3 days में मेरे पास 22 यूनिट्स हो रही हैं, फिर अगले 3 दिन में भी मेरे पास 22 यूनिट्स होंगी एंड सो ऑन। और मेरे को टोटल करनी है 120। इसका मतलब मेरे पास जो 22 यूनिट्स कंप्लीट हो रही हैं वो एवरी 3 days में हो रही है। 22 यूनिट्स जो कंप्लीट हो रही हैं वो मेरे पास एवरी 3 days में हो रही हैं। अब मेरे को 120 कंप्लीट करनी है। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो 110 यूनिट्स होंगी, 100 जो 10 यूनिट्स होंगी वो मेरे पास 15 days में कंप्लीट हो जाएंगी। मेरे पास जो 110 यूनिट्स होंगी वो 15 days में कंप्लीट हो जाएंगी। अब 15 डे के बाद जब 16th डे आएगा, तो ये जो 16th डे होगा, अब नंबर किसका आएगा 3 day साइकिल रिपीट होगा, तो यहाँ पे नंबर आएगा ए प्लस बी का। ए प्लस बी मिले कितने कंप्लीट करेंगे 9 यूनिट, 9 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर नंबर आएगा बी प्लस सी का, ये होगा मेरा 17th डे। अब यहाँ पे 110 यूनिट्स तो मेरी 15 डे में कंप्लीट हो चुकी हैं। 16 डे में मेरे पास 9 यूनिट और हो जाएंगी तो 119 हो जाएंगी, और जो 17 डे होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, और बी प्लस सी जो है वो 17 डे कंप्लीट होने से पहले ही जो है कंप्लीट कर लेंगे इसको। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है ए कितने दिन काम कर चुका होगा, तो यहाँ पे मैं देखूंगा सो यहाँ पे हर 3 दिन में 2 दिन ए काम करता है, हर 3 दिन में 2 दिन ए काम कर रहा है। भाई यहाँ पे देखा मैंने साइकिल, तो यहाँ पे ए काम कर रहा है, यहाँ पे ए काम कर रहा है, यहाँ पे ए काम नहीं कर रहा है, तो हर 3 दिन में 2 दिन काम कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब जो ये 15 days हैं इसमें वो 10 days काम करेगा,
ए जो है इन 15 डेज में कितना काम करेगा, 10 डेज। भाई हर 3 दिन में वो 2 दिन काम कर रहा है, हर 3 दिन में 2 दिन काम कर रहा है, इसका मतलब 15 डेज में कितना काम करेगा, 10 डेज। तो यानी कि जब 110 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी होंगी तो वो 10 डेज काम कर चुका होगा। टोटल तो 15 डेज लगेंगे कंप्लीट होने में 110 यूनिट्स को, लेकिन ए जो है उन 15 डेज में 10 डेज काम किया होगा। जब ये 10 डेज काम कर लेगा, जब ये इसका 11th डे होगा, ए का 11th डे या पूरे साइकिल का जो 16 डे होगा तो वो और काम करेगा। तो ए ने कितने दिन काम किया टोटल, 10 डेज। तो पहले वाले जब टोटल 15 डेज थे तो ए ने 10 डेज काम किया, और जब दोबारा 16th डे आया टोटल वर्क का तो ए का जो डे था वो था 11th डे, ए का जो डे था वो था 11th डे, वो पूरे दिन काम किया उसने। और जो टोटल साइकिल का 7th डे था उसमें ए ने काम कहीं नहीं किया है, और वो काम जो है 7th डे में ही कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ए ने कितना काम किया, टोटल 10 डेज प्लस 1 डे ये वाला, इसका मतलब टोटल 11 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज ए वुड टेक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब ए ने टोटल जो काम किया होगा, जब टोटल काम कंप्लीट हुआ होगा सो ए ने काम किया होगा मेरे पास 11 डेज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी 11। चलिए अगला क्वेश्चन। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स फॉर x इज लेस देन 3 इज। तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे एक डिग्री की इक्वेशन है। तो बेस्ट तरीका यही होगा इसको सॉल्व करने का कि ऊपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ। तो जब मैं उसको नीचे वाले पोर्शन में ट्राई करता हूँ कन्वर्ट करने का, तो मेरे पास क्या बनेगा, क्या मैं ऊपर क्वाड्रेटिक को 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x तो हो गया, प्लस 9 आएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ओपन करूंगा, तो मेरे पास यही वाली टर्म आएगी। अब इस टर्म को मैं सेपरेट कर देता हूं, तो इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। ठीक है ना। अब x इज लेस देन 3, इफ x इज लेस देन 3 सो दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। भाई x अगर 3 से बड़ा होता तो ये टर्म नेगेटिव हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे गिवन है मेरे पास x इज लेस देन 3, सो इफ इज लेस देन 3 इसका मतलब हुआ ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों टर्म मेरे पास पॉजिटिव हैं तो आपको कंडीशन पता होगी, a प्लस 1 अपॉन a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकती थी वो 2 हो सकती। तो a प्लस 1 अपॉन a द करेक्ट आंसर विल बी। ठीक है ना। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। यानी a प्लस a जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2। ये बस ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे x इज लेस देन 3 है। ठीक है ना। तो अगर x इज इक्वल टू 3 होता तो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना। तो लेस देन 3 के लिए उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है। चलिए, a glass contains 500 cc of milk and a cup contains 500 cc of water। लिख लेते हैं एक बार। A glass contains 500 cc of milk। ये ग्लास है मेरे पास, एंड ए कप कंटेन्स, यानी इसमें तो मेरे पास 500 सीसी है, ग्लास है 500 सीसी। और डायग्राम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये है मेरे पास ग्लास और ये है 500 सीसी, 500 ml। ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml। ठीक है। और इसमें है मेरे पास मिल्क, राइट। अ कप कंटेन्स 500 सीसी ऑफ वाटर। ठीक है। इसमें होगा मेरे पास वाटर। ठीक है। इसकी कैपेसिटी भी सेम है 500 सीसी, और इसमें है मेरे पास वाटर। फ्रॉम द ग्लास 150 cc of milk is transferred। 150 cc of milk is transferred to the cup and mixed thoroughly। तो क्या हुआ होगा इस केस में, जब मैंने 150 cc मिल्क ट्रांसफर किया होगा तो यहाँ पे मेरे पास मिल्क जो बचा होगा, वो बचा होगा। यहाँ पे मेरे पास मिल्क गया 150, तो बचेगा मेरे पास 350 मिल्क।
और यहाँ पे मिल्क कितना हो गया 150, और वाटर तो मेरे पास है ही कितना था 500, राइट 500, ठीक है ना, और इनको मिक्स कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट 150 cc ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कप टू द ग्लास। तो ये तो मेरे पास ग्लास ही है और ये मेरे पास कप ही है, यानी पहले हमने 500 cc मिल्क लिया, सॉरी 150 cc मिल्क लिया, इसमें डाल दिया तो मेरे पास 150 हो गया, 500 वाटर था ही। इसके बाद ये जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर को मैंने 150 ml लिया और वापस जो है मैंने ग्लास में डाल दिया। तो सिचुएशन क्या होगी, पहले ये वाला केस होगा, अब क्या होगा मेरे पास केस, अब क्या होगा मेरे पास केस, यहाँ से 150 ml उठाया मैंने, अब 150 ml को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो मिल्क और वाटर जिस प्रपोर्शन में है उसी प्रपोर्शन में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इनका प्रपोर्शन तो 150/500 यानी कि है मेरे पास ये 3/10, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिल्क कितना है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरे पास मिल्क है, मेरे पास मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है मेरे पास 150 डिवाइडेड बाय 500 विच इज इक्वल टू 3/10, 3/10 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिल्क जाएगा तो कितना जाएगा, मिल्क कितना जाएगा मेरे पास 150 ml में 3/3 + 10 13 इंटू 150, और वाटर जो जाएगा वो जाएगा 10/13 इंटू 150, ठीक है। ये ट्रांसफर हो गया, जब 150 ml को मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये इतना इतना जाएगा मेरे पास। जब ये जाएगा तो सिचुएशन क्या होगी मेरे पास, ठीक है। और निकालना क्या था मुझे, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास एंड मिल्क इन द कप। तो ये मेरे पास ग्लास हो गया और ये मेरे पास कप हो गया, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास, तो वाटर इन द ग्लास कितना आएगा, वाटर इन द ग्लास ये वाला होगा, वाटर इन द ग्लास हो गया मेरे पास 1500 डिवाइडेड बाय 13, तो मेरे पास वाटर हो गया 1500 डिवाइडेड बाय 13। भाई मिल्क निकालने की जरूरत नहीं है, मिल्क भी निकाल सकते हो आप 350 प्लस ये वाली कंडीशन, पर हमको रेशो डायरेक्टली भी अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास विल बी, क्योंकि वाटर पहले तो यहाँ पे है ही नहीं, अब वाटर यहीं से आएगा, 150 ml में कितना होगा वाटर 10/13 इंटू 150, तो विच विल बी 1500 डिवाइड बाय 13। और मिल्क इन द कप, मिल्क इन द कप, मिल्क इन द कप कितना बचेगा, 150 में से ये वाली चीज कम हो जाएगी, तो मिल्क इन द कप कितना बचेगा, मिल्क इन द कप विल बी 150, पहले था मिल्क, उसमें से मिल्क गया मेरा कितना 1500 डिवाइड बाय 13, 1500 डिवाइडेड बाय 13 मेरे पास कम हो गया, 150 माइनस 1500 डिवाइड बाय 13, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 1950 माइनस 1500 डिवाइड बाय 13 विच विल बी इक्वल टू, ये हो गया ना 1950 हो गया, 1950 है ना, यहाँ पे आराम से लिख लेता हूँ। ये वाला मेरे पास जो है मिल्क, भैया तो वाटर बचेगा कप ग्लास में, और कप में मेरे को मिल्क निकालना है, तो मिल्क मिला 150 इंटू 13 दैट विल बी इक्वल टू 1950 माइनस 1500 divided by 13 that will be equal to 450 divided by 13, right? ठीक है, मिल्क कितना बचेगा, वाटर इन द ग्लास एंड अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप, मिल्क इन द कप यानी कि 150 में से 3/13 मुझे निकालना है, 150 में से 3/13 मैंने कम कर दिया, 150 माइनस 3/13, ओ सॉरी 450/13 कम करना पड़ेगा ना, यहाँ पे मिस्टेक करी है हमने, दैट इज 450/13, 450/13, तो 450/13 यहाँ पे बस ये गलतियाँ कर दी कि यहाँ पे हो गया ये 1950
माइनस का 450 डिवाइड बाय 13 दैट विल बी इक्वल टू 1500 बाय 13। तो यहाँ पे फाइनली जो मेरे पास मिल्क बचेगा कप में वो कितना बचेगा 1500 बाय 13, और वाटर भी मेरे पास 1500 बाय 13 है। तो यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि इनका रेशो निकालना है मुझे, तो 1500 बाय 13 यहाँ पे बचा है और 15 बाय 13 यहाँ पे बचा है मिल्क, यहाँ पे वाटर, दोनों का रेशो निकाला तो रेशो हो गया मेरे पास 1:2। ठीक है ना, दोनों क्वांटिटी सेम ही है तो रेशो मेरे पास 1:1 ही आएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी C 1:1। ठीक है ना, तो ये हमने रेशो से निकाल लिया है और करेक्ट आंसर जो आया हमारे पास 1:1 आ गया। ठीक है ना, तो खाली रेशो की कंडीशन आपको निकालनी है, बस ये ध्यान रखना है जिस प्रपोर्शन में जाएगा उसी प्रपोर्शन में आपको निकालना है और बाकी सबट्रैक्ट कर देना है, जो मिल्क और वाटर बचेगा उतना रहेगा। चलिए नेक्स्ट, सपोज k is an integer such that the equation 2x square plus kx plus 5 has no real roots। यानी इस इक्वेशन का कोई मेरे पास रियल रूट नहीं है। तो रियल रूट नहीं होता किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें पता है कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन ये होती है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो लेस देन 0 होता है। यानी कि जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, इसका रियल रूट नहीं है। रियल रूट नहीं होता तो मेरे पास जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 होता है। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, यही करना होगा नो रियल रूट के लिए। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 किया तो k स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5 लेस देन 0, तो k स्क्वायर इज लेस देन 40। तो k स्क्वायर इज लेस देन 40, इसका मतलब k की वैल्यू कहाँ से हो गई, माइनस का रूट 40 से लेके और ये हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 40 तक। ठीक है ना, अब मुझे ये गिवन है कि k इज एन इंटीजर। k अगर इंटीजर है, k अगर इंटीजर है तो इसका मतलब ये हुआ, तो और k की वैल्यू जो है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 40 से प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 40 के बीच में है। तो प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 40 इज 6 पॉइंट समथिंग, 6 से बड़ा होगा और ये 6 से छोटा होगा। इसका मतलब k की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो -5 से लेके -6 से लेके +6 तक हो सकती हैं। यानी -5, -4, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। अभी एक केस जो पहला वाला केस लिया है उसमें मेरे पास 6, 6, 12 और एक 13 वैल्यू हो सकती है, -6 से लेके +6 तक, क्योंकि इंटीजर होगी तो -5, -4, -3, -3, ये 13 वैल्यूज आ गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, ये जो इक्वेशन है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, वरना मेरे पास सेम रूट भी हो सकते थे। डिस्टिंक्ट रियल गिवन है, यानी कि मेरे पास इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब हुआ d ग्रेटर देन 0, यानी कि k माइनस 5 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है ही मेरे पास और c की वैल्यू भी 1 है मेरे पास, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो k स्क्वायर माइनस का 10k प्लस 25 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 21 ग्रेटर देन 0, k माइनस 3 इंटू k माइनस 7 ग्रेटर देन 0। ठीक है, k माइनस 3 इंटू k माइनस 7 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आ गई है। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया मैंने, इसके जीरोस हो गए मेरे पास 3 और 7। ठीक है ना भाई, इनइक्वलिटी को तो मैं सॉल्व करते हैं, जो इसके जीरोस आते हैं वो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए 3 और 7। 7 के लिए पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए तो ये वाला केस आएगा और ये वाला केस आएगा। यानी जो सेकंड वाली कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन सेट आएगा k का, वो आएगा k की वैल्यू या तो 7 से बड़ी होगी या 3 से छोटी होगी। अब इनका मुझे कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कंबाइंड सॉल्यूशन में एक तो केस ये आ रहा है कि 7 से बड़ी वैल्यू होगी और 7 से बड़ी यहाँ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, ये वाला केस आ गया। इस वाले केस से अकॉर्डिंग 3 से छोटी वैल्यू होगी, 3 इज नॉट पॉसिबल,
लेस देन 3 इज पॉसिबल। तो 3 से छोटी वैल्यू अगर लेंगे मैं तो ये वाला केस खत्म हो जाएगा मेरे पास 3 से सेट वाली। तो नंबर ऑफ वैल्यूज मैं काउंट कर लूँगा कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास -6 से लेके 2 तक जो के की वैल्यूज होंगी यानी जो इंटीजर वैल्यूज हैं वही मुझे लेनी होंगी। सेकंड वाले सेट और फर्स्ट वाले सेट दोनों का मैंने कंबाइंड सॉल्यूशन निकाला एंड फाउंड दैट द टोटल वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल which are -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2. In total there are 9 values. So correct answer for this question will be, so integer values of k which are possible satisfying both the conditions is 9. ठीक है, so again very easy question from this part. In an examination the average marks of students in section A and section B are 32 and 60 respectively. The number of students in section A is 10 less than that of B. एक बार लिख लेते हैं कंडीशन को। मेरे पास एग्जाम है एक, इसमें A और B दो सेक्शंस हैं, ठीक है, ये सेक्शन A है, ये सेक्शन B है। The average marks of students in section A and B are 32 and 60 respectively. तो यहाँ का जो एवरेज मार्क्स है वो मेरे पास 32 है और यहाँ का जो मेरे पास एवरेज मार्क्स है वो मेरे पास 60 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 10 लेस देन दैट इन सेक्शन बी, यानी बी के पास 10 स्टूडेंट ज़्यादा है ए से। तो सपोज ए में x स्टूडेंट्स हैं, सो बी में कितने होंगे 10 ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे मेरे पास x + 10 होंगे, ठीक है ना। यहाँ x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे x स्टूडेंट्स होंगे और यहाँ का एवरेज 60 है मेरे पास और यहाँ का जो एवरेज है वो 32 है। If the average marks of all the students across both the sections combined is an integer, okay, both the sections मतलब इन दोनों को कंबाइन कर लिया और उसके बाद मैंने उनको एवरेज निकाला, तो वो मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। उस केस में मुझे निकालना है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। तो ए में जो स्टूडेंट हमने x माने हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है और मैक्सिमम कितनी पॉसिबल है और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे मेरे पास, एवरेज 32 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, तो मेरे पास आ जाएगा 32x। यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे मेरे पास 60 एवरेज है और x + 10 स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन में मुझसे कहा है द एवरेज कंबाइनिंग बोथ द सेक्शंस, तो इसके टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरे पास 32x प्लस इसके हो गए मेरे पास 60 टाइम्स x + 10। टोटल मार्क्स तो ये हो गए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे मेरे पास x + 10। तो ये तो हो गए टोटल मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस। तो ये मेरे पास एवरेज आ गया कंबाइनिंग बोथ द सेक्शंस और मुझसे ये कहा गया है कि ये वैल्यू एक इंटीजर होनी चाहिए। दिस वैल्यू विल बी एन इंटीजर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसको ओपन कर दिया मैंने, सो 32x + 60x यहाँ से आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 92x + 600 डिवाइडेड बाय 2x + 10 मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। ये कंडीशन गिवन है, यहाँ पे 2 कैंसिल कर दूंगा मैं, तो मेरे पास बचेगा 46x, 2 से मतलब 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो प्लस 300 डिवाइडेड बाय x + 5 इज एन इंटीजर। ये भी इंटीजर है मेरे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो अगर मैं ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म में डिनोट कर पाऊं तो मैं इंटीजर और x में एक रिलेशन निकाल सकता हूं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि ऊपर वाली टर्म को अगर मैं लिख लूं इस टर्म में तो x + 5 तो 46x तो हो गया एंड 46 × 5 इज 230 और मुझे चाहिए यहाँ पे 300, तो 70 आ जाएगा यहाँ पे 70, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय x + 5, ठीक है ना। अब क्या हुआ मेरे पास, ये तो 46 + 70 डिवाइड बाय
x प्लस 5, ये भी मेरे पास इंटीजर होना चाहिए और ये भी मेरे पास इंटीजर। ना ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया है विच गिव्स मी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन x एंड i। व्हाट आई मीन इज ये टर्म राइट हैंड साइड में इंटीजर है, तो ये तो मेरे पास इंटीजर होगी, मेरे पास 46 एन इंटीजर। अगर ये वाली टर्म भी मेरे पास एक इंटीजर हो जाए, अगर दिस टर्म बिकम्स एन इंटीजर, तो मेरे पास ये वाली इंटीजर होगी। और ये टर्म इंटीजर होने की कंडीशन मुझे x मिनिमम और x मैक्सिमम निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पे मुझे दो केस निकालने हैं, x मिनिमम और x मैक्सिमम, सच दैट दिस बिकम्स एन इंटीजर, यानी 70 से डिवाइड हो जाए ये टर्म। अब x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। if x is greater than 0, what is the minimum value of x possible such that 70 divided by x plus 5 becomes an integer, ठीक है। तो 70 मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 7 आ सकती है यहाँ पे, जब भी तो डिवाइड करके पूरा इंटीजर बन जाएगा वो, तो ये वैल्यू 7 बन जाएगी, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो x की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2। तो 70 डिवाइड बाय 2 प्लस 5 बिकम 7, डिवाइड हो गया। अब x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है भाई, 70 से अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई, अगर x प्लस 5 बिकम्स मोर देन 70, तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन ही बनेगा हमेशा, कभी इंटीजर नहीं हो पाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब भी डिवाइड हो जाएगा। सो x प्लस 5 विल बिकम 70, x प्लस 5 विल बिकम 70, तो x विल बिकम 65। भाई x की वैल्यू 65 होगी तो 70 बन जाएगा, तभी ये वैल्यू इंटीजर बन जाएगी। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, x की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 65, मिनिमम वैल्यू हो गई 2, सच दैट 70 अपॉन x प्लस 5 बिकम्स एन इंटीजर। तो यहाँ पे मुझे निकालना था x की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, तो 65 माइनस 2 63, तो यही 65 मैक्सिमम वैल्यू माइनस 2 63 इज द डिफरेंस between the maximum value of x and minimum value of x. The minimum number of student can be 2 and maximum number of students can be 65, the difference will be, ठीक है ना। तो अगर आप इस फॉर्मेट में लिख के अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हो, मतलब जो मेन, ये तो कोई भी कर सकता है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी रीजनिंग अप्लाई करनी होगी और इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं आप, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल पार्ट ये होगा कि ये टीटा टाइप है, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ एरर ना हो। अगर ऑप्शंस होते और वन में 63 मिल जाता तो हमको थोड़ा सा लगता कि सही हो सकता है, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफिकल्ट पार्ट दैट इट इज इन टीटा टाइप, अदरवाइज क्वेश्चन इज मॉडरेट लेवल, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज स्लॉट, टुडेज वीडियो, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व 5 क्वेश्चन ओनली, एंड आई बिलीव ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे इस वाले कैट के। थैंक यू।